हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोग का स्वागत करता हूँ रैंक ऑप्टिम के एक नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एसईओ के बारे में ही देखेंगे, बट इसमें हम आज सिर्फ ऑन पेज एसईओ के बारे में सीखेंगे। अभी ऑन पेज की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी भी हैं, बट उसके अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ऑन पेज देखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मतलब ऑन पेज क्या होता है। अभी ऑन पेज आपकी जो भी वेबसाइट है जिस पे भी आपने होस्ट कर रखा है, वो प्रोडक्ट की साइट होगी या सर्विस की साइट्स होंगी या ब्लॉगिंग की साइट्स बोल दो। तो जिसमें भी आपने होस्ट कर रखा है, तो उस पे अपनी आपकी वेबसाइट पे रहते हुए आप जितने सारे चेंजेस करते हो, मीन्स अपने आप इमेजेस चेंज कर रहे हो, कंटेंट बदल रहे हो, वीडियोस वगैरह ऐड कर रहे हो, या उसके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर थोड़ा काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके ऑन पेज के अंदर। और आज हम इनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे, और कुछ आउटलाइंस हैं, छोटा छोटा मैंने इसमें कंटेंट डाला है ताकि हम जल्दी से कंप्लीट करें और थोड़ी चीज़ों को समझ पाएँ। तो जहाँ पे भी हमारे थोड़े बैरियर्स आ रहे होंगे वो हम क्लियर कर लेंगे। और थ्रू आउट वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट में आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी लिख के बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी डाउट्स हैं आपके। ठीक है, अभी हम यहाँ पे केवल कंटेंट एक बार देख लेंगे। तो कंटेंट में हम पहला देखेंगे कंटेंट की क्वालिटी के बारे में। लास्ट के कुछ वीडियोस में भी यही सारी चीज़ें रिपीट करी हैं, तो मैं इसमें भी यही सब ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक से जितनी भी चीज़ें हो सके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और जो आपको आपके वर्क में काम आए। ठीक है, अभी कंटेंट क्वालिटी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, फिर यूआरएल स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हम देखेंगे इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस क्या होता है, पेज लोड स्पीड क्या होती है। तो इसमें आपका कोर वेब वाइटल्स भी थोड़ा बहुत आ जाएगा लास्ट वाले पॉइंट में, बट इसमें कोर वेब वाइटल हम पूरा नहीं देखेंगे। कोर वेब वाइटल का एक बड़ा वीडियो बन सकता है अगर हम बनाने जाएँ तो, इसलिए अगर इसको अच्छे से आपको जानना है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियोस बनाऊंगा आगे, और उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम कोर वेब वाइटल किस तरह से समझ सकते हैं। एलसीपी, एफसीपी, जितनी भी चीज़ें इसमें आती हैं, कुछ 6-7 टर्म्स आते हैं जिसको हमें समझना जरूरी है एज पर एसईओ, और हम उन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी साइट के स्पीड को सही करने के लिए, या इस तरह से कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस या साइट की हेल्थ वगैरह अगर सही रहती है तो हमारी रैंकिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते ही हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले वाली स्लाइड से। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी कंटेंट क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंटेंट, तो कंटेंट क्या होता है। अब कंटेंट का मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग की बात हो रही है, नहीं, ब्लॉगिंग तो है ही एक कंटेंट, बट इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी कंटेंट हम अपनी साइट पर रख रहे हैं, अब उसमें हमारा टाइटल है वो भी एक तरह का कंटेंट हो गया। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है तो डिस्क्रिप्शन भी हमारा कंटेंट है, हमने इमेजेस डाले हैं तो इमेज भी एक टाइप का कंटेंट हुआ। तो कुछ विजुअल कंटेंट होंगे, कुछ एचटीएमएल कंटेंट होंगे, तो हम हर एक टाइप के कंटेंट को समझेंगे और उन सभी कंटेंट को हम ट्राई करेंगे कि क्वालिटी कंटेंट ही रखें, और जिस फॉर्मेट में जो चीज़ें होनी चाहिए उनको उस फॉर्मेट में रखें, जिससे सर्च इंजन को भी इजी रहे पढ़ने में और जो हमारा यूज़र हो उसके लिए भी यूज़र फ्रेंडली हो। तो हमारा कंटेंट इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2-3 लाइन में कि क्या है, और उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी पहला है क्रिएट हाई क्वालिटी इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे मिले। पहला तो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा इंगेजिंग होना चाहिए, तीसरा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए। एक्चुअल में सेम चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताई, बट अभी देखो हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। तो हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, इमेज यानी विजुअल कंटेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इमेज जो वीडियोस इन्फोग्राफिक्स ये सब आते हैं, तो अगर इमेज वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स हैं तो उनकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अब उनकी हाई क्वालिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि वो ब्लरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो क्लियर कट हमें दिखने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा साइज़ के नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी केबीएम भी बहुत ज़्यादा साइज़ में नहीं होनी चाहिए, और उनका क्या उसको बोलते हैं डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा उनका नहीं होना चाहिए, तो हमारी साइट की लोड टाइम को वो लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये उनकी क्वालिटी हुई। बट अगर हम देखें कि एक ब्लॉग लिखा हो और उस कंटेंट की बात हो रही है, तो उसमें हाई क्वालिटी क्या होता है। तो उसमें हाई क्वालिटी ये होता है कि आपको यूज़र फ्रेंडली कंटेंट लिखना है, आपको हेडिंग टेक्स्ट प्रॉपर यूज़ करना है, आपको इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर यूज़ करनी है, तो वो एक उसका क्वालिटी हम कह सकते हैं। देन दूसरा इसमें पॉइंट है इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इंगेजिंग क्या होता है, तो इंगेजिंग कंटेंट, अब हम इसमें जब बात करें इंगेजिंग में, तो ये कहाँ पे यूज होगा, तो ये हर एक टाइप के विजुअल कंटेंट में भी यूज होगा और हमारे रिटन कंटेंट में भी यूज होगा। जैसे कि अगर ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग में एक के बाद एक टाइटल, जैसे टीओसी होती है, बहुत सारे ब्लॉग्स में क्या होती है टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को देख करके हमें समझ में आ जाता है कि भाई जो मैंने सर्च किया था, जिस वजह से मैं इस पेज पर पहुंचा हूँ, जिस वजह से इस ब्लॉग पर पहुंचा हूँ, उसकी ये आउटलाइन है, और इस आउटलाइन में लगभग वही टॉपिक एंड सॉफ्ट टॉपिक्स हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है यूजर को, और वो हमारे
थ्रू आउट कंटेंट के साथ इंगेज रहता है, यानी 3 से 4 मिनट का अगर कंटेंट रीडिंग टाइम है तो वो 3 से 4 मिनट लगा करके हमारे कंटेंट को पढ़ता है। और इस चीज़ को अगर वो टाइम देता है तो इससे हमारा क्या बढ़ता है, एंगेजमेंट रेट बढ़ता है, ड्वेल टाइम होता है। तो इन सभी से किसको, सर्च इंजन को सिग्नल जाता है कि ये जो ब्लॉग था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसकी वजह से जो यूज़र इस पर गया है उसने इस पे टाइम दिया है। ठीक है? अब वो यूज़र ऐसा होना चाहिए जेन्युइन, और वो जेन्युइन कैसे पता करना है, वो गूगल को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है? तो हम इस तरह से भी नहीं कर सकते कि हम अपने कंटेंट को चालू करके रख रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइब एंड बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जेन्युइन लोग ही चाहिए और जेन्युइन को ही वो काउंट करेगा, और वो एंगेज्ड अगर हैं तो इससे आपकी रैंकिंग भी बूस्ट होती है, ठीक है? इससे आपकी रैंकिंग भी बूस्ट होती है। तो अभी लास्ट एक इसमें पॉइंट मिला है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? तो अब अगर कोई एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा जिससे रैंकिंग बढ़ेगी, तो उस एंगेजमेंट रेट को बढ़ाने के लिए हमें कंटेंट कैसा रखना है, इन्फॉर्मेटिव रखना है। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि अगर टीओसी आपका है तो उस टीओसी में ही आपको टॉपिक एंड सब टॉपिक आपको लिख के हेडिंग में समझा देना है कि भाई इतनी चीज़ें तुझे यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। तो एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वहाँ पे होना चाहिए, हर एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हर एक इमेज में इन्फोग्राफिक ही बनाना है जिससे उसको यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है? तो हमें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना है, हमें बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं करना है कंटेंट में। ओके डन। फिर है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दैट एड्रेसेस यूज़र सर्च इंटेंट, ओके, जो यूज़र के सर्च इंटेंट को समझ सके, एड्रेस कर सके। अब सर्च इंटेंट क्या होता है, तो देखो सर्च इंटेंट और यूज़र इंटेंट दो होता है, ठीक है? यूज़र सर्च इंटेंट, अभी यहाँ पे लिखा है यूज़र सर्च इंटेंट, तो एक होता है यूज़र इंटेंट और एक होता है सर्च इंटेंट। यूज़र इंटेंट ये होता है कि जिस चीज़ को यूज़र सर्च करके आने वाला है उसके लिए दिखाएगा कौन, सर्च इंजन उसको वो रिजल्ट दिखाने वाला है, तो यूज़र समझ सके और सर्च इंजन यूज़र की क्वेरी समझ सके, और वो दोनों क्वेरी को मैनिपुलेट करके बनने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर आए, इस तरह का आपने को कंटेंट लिखना है, तो ही अपनी रैंकिंग फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे रैंक होती है। अलग-अलग सर्वर, अलग-अलग रीजन में अलग-अलग रैंकिंग होती है, एक ही फिक्स पोजीशन कभी भी कहीं पे नहीं होती है। तो हम वहाँ से भी हम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे कंटेंट को हमें हाई क्वालिटी रखना है, एंगेजिंग रखना है और इन्फॉर्मेटिव रखना है, जिससे कि हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। देन है वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इम्प्रूव यूज़र सेटिस्फैक्शन, ओके, अगर हमने कंटेंट अच्छे से डिज़ाइन किया है तो यूज़र सेटिस्फाई होता है पढ़ के। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम देखें कि हमें कोई चीज़ सीखनी है, या हम कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं और उस ट्यूशन क्लासेस में बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी ये जितने भी लोग जा रहे थे, वहाँ पे एक टीचर था, वो टीचर वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से बोर्ड पे सब कुछ समझाता है, तो यहाँ जितने बच्चे बैठे थे उनको समझ में आता है, तो ये बच्चे क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। अब ये बच्चे अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इनके पेरेंट्स भी क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और इस टीचर को क्या मिलता है, एक अच्छा रिव्यू मिलना शुरू होता है, ठीक है? इस तरह से हमें भी क्या करना है, कंटेंट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो भी यूज़र हमारे कंटेंट पे आ रहे हैं, पेजेस पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले, वो एंगेज्ड रहें, ऐसा हमें कंटेंट की क्वालिटी रखनी है। तो उससे क्या होगा, यूज़र हमारा सेटिस्फाई रहेगा। देन और क्या होगा, बूस्ट क्रेडिबिलिटी, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, हमारी यहाँ पे ब्रांडिंग बढ़ेगी, हमारी विजिबिलिटी भी एक्चुअल में बढ़ेगी, जो कि क्या यहाँ पे करेगा, इनहेंस रैंकिंग, रैंकिंग बढ़ाएगा हमारी। अब रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कोई पेज है वो 4th पेज पे रैंक कर रहा था, अब इस पे ये अलग-अलग सर्वर पे लोगों को थोड़ा पहले सेकंड पेज पे दिखाया, किसी तरह से लोग इस पेज पे पहुँचना शुरू किए गूगल के थ्रू, यानी सर्च इंजन के थ्रू पहुँचना शुरू किए। अब जब लोग इस पे आ रहे हैं और पूरा टाइम उसको रीड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्या सिग्नल जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाला पेज है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वाला पेज है, अच्छा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो क्या करेगा, इसको उठा के रिजल्ट को ऊपर लाएगा और 4 से इसको 3 पे, 2 पे, 1 पे जंप कराना शुरू कर देगा, जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है? अभी सेकंड है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अभी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से पहले मैं आपको समझाऊंगा कीवर्ड क्या है, ठीक है? अभी कीवर्ड क्या है वो समझेंगे, देन ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो समझेंगे, देन हम समझेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड कुछ भी आप समझो कि हमें मान लो ये पेन के बारे में जानना है, तो अब इस पेन के लिए मैंने कोई एक कीवर्ड लिखा। अब ये पेन अगर मान लो पार्कर की है, या ये पेन अगर किसी कंपनी का हो, या ये हम सर्च करेंगे कि मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, डॉट वाली चाहिए, जेल वाली चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ टच वाला पेन चाहिए, ऐसा कुछ करके बहुत सारे कीवर्ड्स बनेंगे। तो पेन के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स बने, बट वो बनाएगा कौन, वो बनाएगा जो यूज़र होगा, जिसे उसकी नीड है।
जिसे जिस चीज़ की नीड है उसे पता भी होगा कि उसे उस चीज़ में कैसे स्पेसिफिकेशन, कैसे फीचर्स चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कीवर्ड सर्च करेगा। तो हम जब भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो कीवर्ड सर्च करने के मेजर 2 इंटेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा परचेज़ इंटेंट, यानी हमें खरीदना है कोई चीज़। दूसरा हमारा लर्निंग नेचर होता है कि हमें सीखने के लिए कोई कीवर्ड यूज़ करना है। जब भी हम लर्निंग नेचर के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे लगभग कीवर्ड लंबे बनते हैं, बड़े कीवर्ड होते हैं और वो इंटीग्रेटिव वाले बन जाते हैं, ठीक है? जो कि हमारे ब्लॉग्स आते हैं फिर उसके रैंकिंग में। तो कीवर्ड्स हमारे इस तरह से बनते हैं कि हम जो भी कुछ भी सर्च कर रहे हैं, किसी भी सर्च इंजन पे जा रहे हैं और कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम लिख के सर्च करते हैं वही हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। अब ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? तो ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिक सा ये होता है कि हम सर्च इंजन के लिए कुछ इस तरह से उन चीज़ों को डिज़ाइन करें जो कि यूज़र को भी समझ आए और यूज़र के क्वेरी से मैच हो, और हमें सर्च इंजन को भी ये समझ में आए कि हमने क्या चीज़ लिखा है और जो यूज़र सर्च कर रहा है ये एक्चुअल में वही चीज़ है कि नहीं, तो ये हमें रैंकिंग देना शुरू करेगा। तो ऑप्टिमाइज़ेशन आया, यानी कीवर्ड का ऑप्टिमाइज़ेशन हमें बहुत अच्छे से करना है, जो सर्च इंटेंट भी होगा और यूज़र इंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ लिमिट्स भी बताई गई हैं, हमें वो लिमिट्स भी फॉलो करनी है, कीवर्ड्स वगैरह बनाने में, डिस्क्रिप्शन बनाने में लिमिट्स भी फॉलो करनी है। फिर अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेट रिलेवेंट कीवर्ड्स नेचुरली इनटू टाइटल्स, हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट टू इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी। चलो, सबसे पहले तो समझते हैं रिलेवेंट कीवर्ड क्या है। अब रिलेवेंट कीवर्ड क्या होती है, मान लो कि मुझे एक एग्जांपल के लिए, जैसे मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो लगभग ज्वेलरी में ही है। मेरा 4-5 साल का जो भी एसईओ का एक्सपर्टीज़ थी वो ज्वेलरी में थी, तो मैं आपको हमेशा जो एग्जांपल्स लेता हूँ वो इसीलिए मैं ज्वेलरी का ही लेता हूँ। तो बाकी आप सेम कॉन्सेप्ट आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, लगभग रिजल्ट सेम ही आते हैं। तो अभी जैसे रिलेवेंट कीवर्ड की मैं बात करूँ तो मेरे पास 1 कैरेट में कोई लैब ग्रोन डायमंड हो, 1 कैरेट में कोई लैब ग्रोन डायमंड हो, तो मुझे इसके कीवर्ड को रिलेवेंट इस तरह से रखना है कि जो चीज़ ज़रूरी ना हो वो चीज़ मुझे कीवर्ड में नहीं लेनी है, या जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है उसको मुझे फ्रंट लोड कराना होगा। मैं शुरू ही प्राइमरी कीवर्ड से करूँ और जो भी सेकेंडरी एडिशनल कीवर्ड है मैं उनको थोड़ा लास्ट में जाने दूँ। तो ये भी हमारा एक रिलेवेंट कीवर्ड का तरीका है। और रिलेवेंट कीवर्ड हमारे क्या हुए, जैसे लैब ग्रोन डायमंड है, ये हमारा एकदम प्राइमरी और रिलेवेंट कीवर्ड हुआ। 1 सिटी लोग यूज़ करेंगे और ये स्पेसिफिक यूज़र हुए, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको 1 सिटी में ही चाहिए तो ही वो 1 सिटी लिख के सर्च करेगा। अदरवाइज़ लोग क्या ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड ज़्यादा सर्च करेंगे। तो रिलेवेंट कीवर्ड हमारा हो गया लैब ग्रोन डायमंड या प्राइमरी कीवर्ड, 1 सिटी हमारा एडिशनल थिंग हो गया जो स्पेसिफिक हम किसी एक क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें समझना है रिलेवेंट कीवर्ड। नेचुरली इनटू टाइटल, हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट। अब ये जो नेचुरल कीवर्ड्स, सॉरी, ये जो हमारे रिलेवेंट या प्राइमरी कीवर्ड है इनको हमें कहाँ पे ऐड करना है, तो हमारे पेज का टाइटल होगा, हमारे पेज की हेडिंग्स हैं, हमारे पेज के बॉडी टेक्स्ट हैं, या मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स हैं, वहाँ पे हम इन चीज़ों को ऐड करें। और यूआरएल में भी कहीं ना कहीं हम अगर इनको यूज करें तो इसी से हमारी क्या बढ़ेगी, डिस्कवरेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अब जो यूजर सर्च कर रहा है उसके लिए हमारा भी पेज उसके पास है, जिसमें टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, मेटा में, यूआरएल में, और इमेजेस अगर हैं तो इमेज के फाइल नेम में, अल्टर टेक्स्ट में उसको लगभग वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, वो रिलेवेंट कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो यूज़र सर्च कर रहा है गूगल पे, तो वो क्या करेगा, हमारे पेजेस को रैंक कराना शुरू कर देता है, ठीक है। देन है अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग एज इट कैन हार्म यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग। तो देखो कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, अब मान लो कि कोई एक डिस्क्रिप्शन बनाना है और मैंने वही फिर से एग्जांपल लेता हूँ, 1 सिटी लैब ग्रोन डायमंड है, अब इसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो मुझे हर बार 1 सिटी लैब ग्रोन डायमंड या सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड या डायमंड डायमंड बहुत बार यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम 2 टाइम 3 टाइम, हमें अगर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो 2 to 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हो, तो उतने में कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें सेम चीज़ नहीं रिपीट करनी है। अच्छा, इस चीज़ को अवॉइड करना है तो हम और भी कीवर्ड्स, हम अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि अगर हमें सेम कीवर्ड नहीं यूज़ करना है बट मेरे पास प्लेस खाली है कि भाई मैं अभी और कीवर्ड्स रख सकता हूँ, तो आप उसमें क्या करोगे, सिनोनिम यूज़ करो, सिनोनिम यूज़ करो, या सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर लो, या एलएसआई होता है, एलएसआई वर्ड्स यूज़ कर लो। तो वहाँ से भी आप यहाँ इन सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ अलग कीवर्ड्स लेकर आओगे जिनको आप रैंक करा सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर में। यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यूज कंसाइज डिस्क्रिप्टिव यूआरएल्स विद रिलेवेंट कीवर्ड्स, क्लीन यूआरएल्स आर यूजर फ्रेंडली, ऐड सर्च इंजन क्रेवलिंग एंड इम्प्रूव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब सबसे पहले कंसाइज यूआरएल। कंसाइज यूआरएल क्या होता है, तो कंसाइज यूआरएल ये होता है, कंसाइज मतलब ऐसा छोटा तो नहीं बोल सकते बट इस तरह से बोल सकते हैं कि वही जैसे टाइटल में कि जो चीज़ें यूज में नहीं है, जैसे अभी मैं लिखूँ कि 1 सिटी लैब ग्रोन डायमंड बाई
ऑनलाइन, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बाई ऑनलाइन भी यूआरएल में रख दूँ, ठीक है? या मुझे अगर रखना है तो मैं सिर्फ ऑनलाइन रख दूँ या फिर बाई को आगे लगा लूँ, बाई 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड। तो मुझे थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना है, मुझे थोड़ा-सा चेंज कर देना है यूआरएल में और कंसाइज़ रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम जो टाइटल आपने लिया है वो सेम टू सेम आप यूआरएल बना दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें यूआरएल थोड़ा सही बनाना है, फाइन स्ट्रक्चर देना है। देन आते हैं डिस्क्रिप्टिव यूआरएल। देखो डिस्क्रिप्टिव यूआरएल होना चाहिए, जैसे अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते थे बाई 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड, तो ये डिस्क्रिप्टिव यूआरएल हुआ और ये काम करता है। विद रिलेवेंट कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड मैंने आपको पहले समझा दिया है। क्लीन यूआरएल्स आर यूजर फ्रेंडली, ठीक है? क्लीन होगा तो यूजर फ्रेंडली होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। देन ऐड सर्च इंजन क्रैवलिंग। सर्च इंजन क्रैवलिंग मीन्स अगर सर्च कंसोल में आप उसको ऐड कर रहे हो तो वो ऑन गूगल भी आता है एंड वो हमारी इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करता है। अच्छा यूआरएल होता है तो वो क्रैवलिंग जल्दी हो जाता है, सर्च इंजन की भी हेल्प होती है, तो वो हमें उसके लिए क्या देता है गिफ्ट में, रैंकिंग देता है, ठीक है? तो हमें यूआरएल थोड़ा फाइन स्ट्रक्चर में रखना है। फिर है इंटरनल लिंकिंग। ओके, इंटरनल लिंकिंग के लिए भी एक वीडियो बना हुआ था, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी का एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उस पर भी आप जाके पूरी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी समझ सकते हो कि किस तरह से काम करती है। बट यहाँ पे है तो इंटरनल लिंकिंग हम देख लेते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? अब इंटरनल लिंकिंग में इंटरनल जो वर्ड है, लिंकिंग जो वर्ड है, लिंकिंग मतलब क्या होता है? चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है? इंटरनल क्या होता है? इंटरनल मतलब हो गया ऑन पेज में, यानी हमें पेज में रहते हुए अपने एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना है, इसका ही मतलब है इंटरनल लिंकिंग, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने साइड उठाई और हर एक पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हम समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। लिंक रिलेटेड पेजेस विद योर साइट टू इम्प्रूव नेविगेशन, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? नेविगेशन। तो हम क्यों कनेक्ट करते हैं? तो अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो ये आपकी साइट है और इस पे 4-5 पेजेस हैं, ठीक है? वो आपके डोमेन पे आएगा। कौन आएगा? जब भी आप इंडेक्स करते हो तो सबसे पहले डोमेन पे स्पाइडर बोर्ड्स आएंगे, मतलब गूगल के जो बोर्ड्स होंगे जो साइट को क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि साइट में क्या नया है, पुराना है, कौन से पेज डिलीट हुए, कौन से नए ऐड हुए। अब वो आ गया डोमेन पे, वो इस पेज पे चला गया, ठीक है? अब इस पेज से अगर आपका कोई पेज कनेक्ट है तो वो सीधा वहाँ से चला जाएगा, उसे वापस बैक आने की जरूरत नहीं है। इस पेज में भी कुछ कनेक्ट है तो वहाँ से चला जाएगा। बट अगर कुछ ऐसे पेजेस है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए गूगल को बार बार यहाँ आना पड़ेगा और बार बार उसको चीज़ों में जाना रहेगा, तो उसका क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा, आपकी साइट को क्रॉल करने की टाइमिंग बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ रहा है तो सर्च इंजन का काम बढ़ रहा है, और जब सर्च इंजन का काम आप बढ़ाओगे तो रैंकिंग क्या करेगा आपकी? वो डाउन करना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है? सर्च इंजन की भी हेल्प करनी है, और इसी के लिए एसईओ का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि हम सर्च इंजन की हेल्प करते हैं और उसकी हेल्प करके ही हम अपनी साइट को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी इंटरनल लिंकिंग में हमें क्या देखना है कि अगर हम आपस में एक दूसरे पेजेस को, जो रिलेटेड पेजेस हो, किसको कनेक्ट करना है? रिलेटेड पेजेस को। किसी को भी किसी से कनेक्ट नहीं करना है, हमें रिलेटेड पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। उससे हमारे साइट का नेविगेशन इंप्रूव होगा, यानी कोई एक पेज पे है तो उसको वहीं पे उसके दूसरे रिलेवेंट पेज भी दिख जाएंगे और क्लिक करके सीधा वो रिडायरेक्ट हो सकता है। देन स्प्रेड लिंक इक्विटी एंड हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर कंटेंट। ओके, सर्च इंजन उससे कंटेंट को भी फाइंड कर लेगा हमारी साइट से। दिस ऑल्सो इनकरेज यूजर टू एक्सप्लोर मोर पेजेस, और ये यूजर के लिए किस तरह से बेनिफिट है? जैसे मान लो कि मेरे किसी एक प्रोडक्ट पेज पे कोई आए तो वहाँ मैंने सिमिलर प्रोडक्ट करके 3 और प्रोडक्ट दिखा दिए। स्टड के पेज पे है तो उसको सिमिलर में 3 और स्टड दिख रहे हैं, 4 और स्टड दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा? यहाँ से इन 3-4 को भी देखेगा, वो बैक नहीं जाएगा, वो यहाँ पे इन 3-4 पे क्लिक करेगा और इनको भी देखना शुरू कर देगा। तो वो क्या होगा? दिस ऑल्सो इनकरेज यूजर टू एक्सप्लोर मोर पेजेस, ठीक है? वो और अलग अलग पेजेस और देखेगा। इंक्रीज इंगेजमेंट, अब इससे हमारा क्या बढ़ेगा? इंगेजमेंट बढ़ेगा। इंगेजमेंट क्या होता है? तो साइट पे कितना टाइम यूजर रुक रहा है, वो हमारा इंगेज टाइम है। तो हमें साइट पे यूजर को रोक के रखने से क्या होगा? हमारी रैंकिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी उस पेज की, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, और अगर किसी पेज की अथॉरिटी बढ़ती है तो ओवरऑल डोमेन की भी अथॉरिटी क्या होती है? बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इंटरनल लिंकिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देन है मोबाइल फ्रेंडलीनेस, इसको मैंने पहले भी समझाया था आपको। देखो ये बेसिक सा चीज़ है कि मोबाइल के यूज़र सबसे ज़्यादा आते हैं, किसी भी कंट्रीज का ट्रैफिक होगा तो वो फ़ोन में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मोबाइल में बहुत अच्छे से साइट को डिज़ाइन करके रखना है। तो अगर मोबाइल में आपकी साइट बहुत अच्छी नहीं दिख रही है या लोड ले रही है तो सबसे पहले आपको यही सॉल्व कराना चाहिए। अगर एक्चुअल में आप ऑनलाइन आके अच्छे से चीज़ें करना चाहते हो तो सबसे पहले मोबाइल, डेस्कटॉप, मतलब लगभग हर एक डिवाइस में आप पहले तो साइट को सही करवाओ और चेक कर लो कि सब जगह प्रॉपर 3 सेकंड में लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? फिर है लास्ट, पेज लोड स्पीड। अब ये क्या है? तो फास्ट लोडिंग पेज इंप्रूव यूजर सेटिस्फैक्शन एंड आर की रैंकिंग फैक्टर्स। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म है की रैंकिंग फैक्टर्स। की रैंकिंग फैक्टर्स मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है अपनी साइट को रैंक कराने में। अब ये आता है कोर वेब वाइटल का पार्ट, ठीक है, सॉरी, ये आता है कोर वेब वाइटल का पार्ट, जिसमें एलसीपी, एफसीपी जैसे हम आईएनपी जैसे कुछ हम टर्म्स समझते हैं, देखते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं और इन सभी चीज़ों से हमारी पेज को या हमारी साइट के ओवरऑल डोमेन की हेल्थ को क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन चीज़ों को सही कैसे करें, इन सब का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए इतना जान लो आप कि हमें क्या करना है कि अपने वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको फास्ट लोड हो इस तरह से रखना है, और उससे होगा क्या, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा यूज़र का, और ये हमारे की रैंकिंग फैक्टर्स हैं। यानी अगर ये चीज़ आपने एक सही करके रखी है तो यहाँ पे ही आपका लगभग काम समझो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पेज जल्दी लोड हो रहे होंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग सर्वर है, अलग अलग ब्राउज़र्स में भी हमें चेक कर लेना है, वहाँ पे भी लोड होने चाहिए, अलग अलग डिवाइसेस में भी हमारे प्रॉपर लोड होने चाहिए, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, रैंकिंग फैक्टर्स भी बढ़ेगा, और गूगल भी उन्हीं साइट्स को जल्दी फाइंड कर लेता है जो जल्दी लोड हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज इमेजेस, हमें इमेजेस ऑप्टिमाइज करने हैं। तो अगर मान लो कि आप अभी एग्जांपल के लिए शॉपिफाई, जैसे शॉपिफाई भी मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो शॉपिफाई का एग्जांपल लेता हूँ। अभी शॉपिफाई में अगर इमेज आपको रखनी है तो आपको कौन सा फॉर्मेट रखना है, वेब पी रखना है। ट्राई करना है कि वो अंडर 100 KB हो, वो अंडर 100 KB होना चाहिए। अगर 100 KB के अंदर है तो वो लोड बहुत फटाफट होगा, ठीक है। तो हमें इमेज ऑप्टिमाइज करके रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ब्लर इमेज लोड कर देनी है कि कोई पहली बार देखे तो उसको अलग ही टेंशन हो कि भाई मेरा ही नंबर बढ़ गया है, ठीक है। मिनिमाइज कोड मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब जैसे शॉपिफाई में मैं जब साइट डिज़ाइन करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं उसमें ये करता हूँ कि मैं CSS मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। JS को मैं एक फ़ोल्डर में कहीं पे रखता हूँ, और जो बेस फ़ोल्डर, जैसे मान लो अगर मैं शॉपिफाई में डॉन थीम पे काम करूँ तो वहाँ पे base.css का एक फ़ोल्डर है, theme.js का एक फ़ोल्डर है, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ, और जो ऐसे कॉमन CSS होते हैं उनको मैं base.css में रख देता हूँ, और अलग अलग सेक्शन में उन्हीं CSS के क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, और वहाँ से मेरा काम हो जाता है। तो बार बार CSS को रिपीट नहीं करना होता है। तो कुछ इस तरह से टेक्निक यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, साइट के जो पेजेस की स्पीड वगैरह है उनको हम कम ज़्यादा करते हैं। and use caching to ensure quick load time sorry caching use caching to ensure क्विक लोड टाइम्स एंड लोअर बाउंस रेट होगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा, अपना लोड टाइम बढ़ेगा, विदिन 3 सेकेंड होना चाहिए हमारा पेज लोड, और हमारा बाउंस रेट भी कम होगा। ओके, बाउंस रेट क्या होता है, तो बाउंस रेट ये होता है कि कोई यूज़र है वो गूगल पे कोई क्वेरी चलाता है और वहाँ से आपकी साइट पे आ जाता है, आपकी साइट लोड हो रही है, घूम रही है, तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड वो देख रहा है, नहीं तो फिर क्या करेगा, जंप आउट करेगा और जाके बैक जाएगा और दूसरा कोई जो रिजल्ट होगा उस पर क्लिक करेगा, और उसकी पेज पे गया और उसने देखा कि वहाँ 3 सेकंड में उसकी साइट पूरी लोड हो गया, वो वहाँ पे पढ़ेगा। अब उस साइट को हो गया फ़ायदा और तुम्हारा हो गया घाटा, ठीक है। तो हमारा घाटा हमें ना हो, इसके लिए सबसे पहले हमें साइट की स्पीड, साइट का हेल्थ, साइट का स्ट्रक्चर, यही सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो अगर आप SEO स्टार्ट करने का सोच भी रहे हो तो सबसे पहले साइट सही करनी आपकी ज़रूरी है। अगर आपकी साइट सही है और ये सारी चीज़ें आप 100% श्योर हो कि नहीं सब कुछ तो भाई मेरे साइट में तो प्रॉपर है, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं SEO का काम वहाँ से, ठीक है। पहले SEO करने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लो, और शेयर करने जैसा कुछ कंटेंट लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।